शाम के लगभग 7 बज चुके थे। साक्षी जब ऑफिस से घर पहुंची तो उसके कंधे झुके हुए थे और कदम भारी। पूरा दिन मीटिंग्स, फाइलों और डेडलाइन के दबाव में बीता था। बॉस की सख्त आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। आज ही ये रिपोर्ट चाहिए, चाहे जितनी देर हो जाए। घर का दरवाजा खोलते ही उसे ड्राइंग रूम से आती हंसी और प्लेटों की खनक सुनाई दी। साथ ही समोसे और चटनी की खुशबू हवा में तैर रही थी। उसने अंदर कदम रखा तो देखा टेबल पर गरम गरम समोसे, नरम ढोकला, हरी धनिया पुदीने की चटनी और इमली की मीठी चटनी सजी हुई थी। उसकी ननद पायल भी आई हुई थी। शारदा देवी और पायल हंसते हुए बातें कर रही थी और महेश प्रसाद चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पलट रहे थे। साक्षी को देखते ही सब जैसे अचानक चुप हो गए। हंसी का माहौल एक पल में ठंडा पड़ गया। शारदा देवी ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, अब आ रही हो? रोज यही हाल है, समय से घर आओ तो कुछ बने भी। साक्षी ने बैग नीचे रखा और धीमे स्वर में बोली, माँ जी, आज काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। क्या मेरे लिए भी कुछ रखा है? बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सुनते ही शारदा देवी का चेहरा सख्त हो गया। अरे वाह, इतनी देर से आओ और उम्मीद करो कि तुम्हारे लिए समोसे ढोकले बचा कर रखें। ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं। पायल ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए ढोकले का एक और टुकड़ा उठा लिया। ये सब देख सुनकर साक्षी का गला सूख गया। बहू हो तो पहले पकाओ फिर खाओ। मैंने समोसे गिनकर मंगवाए थे, सब खत्म हो गए। साक्षी का पेट तेजी से मरोड़ खाने लगा। दिन भर में उसने बस एक कप कॉफी पी थी। और हाँ, सास ने ताना मारते हुए कहा, अपने लिए चाय बनाकर आराम से बैठने का मत सोचना, डिनर की तैयारी भी करनी है। महेश प्रसाद ने एक पल के लिए बहू की ओर देखा। उन्हें कुछ कहना चाहिए था, लेकिन आदत के मुताबिक वे चुप रह गए। साक्षी बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पीछे से आवाज आई, ज्यादा देर कमरे में मत लगाना, और सुनो, कल पायल के घर किटी पार्टी है, ऑफिस से छुट्टी ले लेना। साक्षी के कदम रुक गए। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वो सोचने लगी, क्या मेरी थकान किसी को दिखाई नहीं देती? क्या मेरी नौकरी सिर्फ जरूरत है, सम्मान नहीं? कमरे में जाते हुए उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा एक गहरी चुप्पी थी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही साक्षी ने जैसे लंबी सांस छोड़ी। दिन भर की थकान शरीर में थी, लेकिन अपनी सास और नंद का व्यवहार देखकर उससे कहीं ज्यादा मन भारी हो रहा था। उसने अपना बैग कोने में रखा, जूते उतारे और पलंग पर बैठ गई। सिर पकड़ते ही उसे लगा जैसे नसें फट जाएंगी। कमरे के एक कोने में रोहित लैपटॉप पर झुका बैठा था। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसकी आंखों में घर का तनाव नहीं, सिर्फ काम था। साक्षी ने उसे देखा, फिर नजरें झुका ली। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज गूंजती रही। क्या हुआ? रोहित ने बिना उसे देखे पूछा। आज कुछ ज्यादा थक गई हो क्या? साक्षी का कलेजा भर आया। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती रोहित, मन भी थक जाता है, उसने भरे गले से कहा। अब क्या हुआ? उसके स्वर में झुंझुलाहट साफ थी। नीचे सब समोसे और ढोकले खा रहे थे, मुझसे किसी ने एक कप पानी तक नहीं पूछा। उल्टा माँ जी ने सुना दिया कि ये घर होटल नहीं है। रोहित ने कुर्सी पीछे की। तुम माँ की आदत तो जानती हो ना, हर बात दिल पर क्यों ले लेती हो? साक्षी की आंखों में आंसू छलक आए। मैं उनकी बात दिल पर नहीं लेती, वो बोली, लेकिन रोज रोज के ये आदेश, ये छुट्टी लेने के फरमान, इन्हें निभाना भी तो मुझे ही पड़ता है। उसने गहरी सांस ली। कल भी माँ जी कह रही हैं कि पायल दीदी की किटी पार्टी है, ऑफिस से छुट्टी ले लो। इस महीने में पहले ही 5 छुट्टियां ले चुकी हूँ। बॉस डांटते हैं, काम पेंडिंग हो जाता है। रोहित चुप रहा। आज मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि 4 दिन पहले आप ही ने कहा था दीदी के सरदर्द के कारण छुट्टी लेकर उनके घर चलने को। वहां पूरा दिन मैंने रसोई में निकाल दिया। रोहित ने लैपटॉप फिर से अपनी ओर घुमा लिया। घर परिवार में रहते हो तो रिश्ते निभाने पड़ते हैं, तुम देख लो कैसे मैनेज करना है। साक्षी स्तब्ध रह गई। तो मैं अकेले मैनेज करूं? उसकी आवाज कांपने लगी। ऑफिस भी, घर भी, रिश्तेदारी भी। रोहित ने सिर उठाया। मैं मां से बहस नहीं कर सकता, तुम इस घर की बहू हो। ये शब्द साक्षी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। बाहर से शारदा देवी की आवाज गूंजी, बहू कमरे में सो गई क्या? डिनर की तैयारी करो, हमें भी भूख लगेगी। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठी और वॉशरूम की ओर चली गई। ठंडे पानी से चेहरा धोते हुए उसने आईने में खुद को देखा। आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान साफ थी।
कब तक? उसने खुद से पूछा। पानी के साथ आंसू भी बहते जा रहे थे, मगर मन के भीतर कहीं कुछ बदलने लगा था। एक चुप सी आग जो अब बुझने वाली नहीं थी। वॉशरूम से निकलकर साक्षी ने दरवाजा बंद किया और पलंग के पास खड़ी हो गई। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। रोहित फिर से अपने लैपटॉप में डूब चुका था, जैसे घर में चल रहा तूफान उससे जुड़ा ही ना हो। साक्षी ने अलमारी खोली। उसके हाथ अपने आप उस गुलाबी सलवार सूट पर जा टिके, वही जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन जिसे पहनने का मौका वो महीनों से नहीं निकाल पाई थी। आज नहीं तो कभी नहीं, उसने मन ही मन कहा। उसने कपड़े बदले, बालों को सलीके से संवारा, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। आईने में खड़ी साक्षी अब थकी हुई बहू नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में आज आत्मविश्वास की चमक थी। उसने आईने में खुद से कहा, तू सिर्फ बहू नहीं है, तू एक इंसान भी है। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसने एक नज़र रोहित पर डाली। रोहित ने बस सर उठाकर देखा और फिर स्क्रीन में खो गया। ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। शारदा देवी रसोई के पास खड़ी थी, मानो इंतजार ही कर रही हूं। साक्षी ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, माँ जी, जैसे आपने शाम को समोसे और ढोकले बाहर से मंगवाए थे, वैसे ही आज डिनर भी बाहर से मंगवा लीजिए। शारदा देवी चौंक गईं। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आज बहुत थक गई हूं, साक्षी ने साफ कहा, और आज खाना बनाने का मन नहीं है। अरे वाह, शारदा देवी का स्वर ऊंचा हो गया, तो अब हम तुम्हारे हुक्म मानेंगे। साक्षी की आवाज और पक्की हो गई। नहीं माँ जी, बस आज एक दिन का आराम मांग रही हूं। खाना मेरे लिए भी आना चाहिए, क्योंकि भूख मुझे भी लगी है। शारदा देवी की आंखों में गुस्सा उतर आया। हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि रोज बाहर से खाना मंगवाएं। तो आप लोग बना लीजिए, साक्षी ने सीधा कहा। मैं अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। ये सुनते ही शारदा देवी चिल्लाईं, रोहित, जरा यहां आना, देख तेरी पत्नी कैसी जुबान चलाने लगी है। महेश प्रसाद भी आगे आ गए। शारदा, शांत हो जाओ, उन्होंने समझाने की कोशिश की। बहू सच में थकी हुई लग रही है, आज बाहर से ही मंगवा लेते हैं। आप चुप रहिए, शारदा देवी झल्लाईं, मुझे मत सिखाइए कि घर कैसे चलाना है। तभी रोहित कमरे से बाहर आया। उसने हालात पर नजर डाली। खाने पर इतना हंगामा क्यों? उसने कहा। एक दिन बाहर का खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? शारदा देवी का चेहरा लाल हो गया। नहीं, खाना बहू ही बनाएगी। साक्षी ने सबकी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने धीरे लेकिन मजबूती से कहा, माँ जी, आज का फैसला आपका नहीं, मेरा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ड्राइंग रूम में सन्नाटा अब बोझ बन चुका था। साक्षी सोफे के पास खड़ी थी, उसकी पीठ सीधी थी और नजरें झुकी नहीं थी। ये आज वही साक्षी नहीं थी जो रोज रसोई के दरवाजे पर आदेश सुनती थी। शारदा देवी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तो अब बहू को खाना बनाने का मन नहीं करता? घर ऐसे नहीं चलता, समझी? साक्षी ने शांति से कहा। घर तभी चलता है माँ जी, जब घर के लोगों की कद्र की जाए। ये सुनकर शारदा देवी ठिठक गईं। महेश प्रसाद ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। एक काम करते हैं, आज बाहर का ही खाना खा लेते हैं, बहुत दिन हो गए। नहीं, शारदा देवी ने सख्ती से कहा, आज बहू ही खाना बनाएगी। वैसे भी कल तो ये छुट्टी ले ही रही है। यही वो वाक्य था जिसने साक्षी के भीतर कुछ तोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुरा दी। वो मुस्कान डर की नहीं, फैसले की थी। माँ जी, उसने साफ कहा, अब आपको मेरी छुट्टी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सब उसे देखने लगे। क्योंकि, साक्षी ने आगे कहा, मैं कल से हमेशा के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रही हूं। शारदा देवी की आंखें फैल गईं। क्या? ये क्या कह रही हो? रोहित भी चौंक गया और बोला, साक्षी, सोच समझ कर बोलो। लेकिन साक्षी रुकने वाली नहीं थी। मैंने बहुत सोच लिया है। ऑफिस, घर, रिश्तेदारी, तीनों एक साथ मुझसे नहीं निभ रहे। उसने सीधे शारदा देवी की ओर देखा। आप बार बार छुट्टी लेने को कहती हैं, बॉस डांटते हैं, काम पेंडिंग रहता है, फिर देर हो जाती है और यहां मुझे ताने मिलते हैं। शारदा देवी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। फिर एकदम से घबराए स्वर में बोली, लेकिन घर के खर्चे वो कैसे होंगे? साक्षी शांति से सोफे पर बैठ गई।
यही तो समस्या है माँ जी, जब मेरी नौकरी से घर चलता है तो मेरी थकान क्यों नहीं दिखती। महेश प्रसाद समझ गए थे। वो हल्की सी मुस्कान छिपा नहीं पाए। शारदा देवी घबरा गईं। तुम नौकरी छोड़ दोगी तो रोहित अकेले सब कैसे संभालेगा? घर का लोन, गाड़ी की ईएमआई। तो फिर साक्षी ने बात पूरी की। तो फिर मुझे भी इंसान समझिए। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ शारदा देवी की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। रोहित पहली बार चुप नहीं रहा। उसने मां की ओर देखा। मां, साक्षी सही कह रही है। शारदा देवी को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। साक्षी ने आखिरी बात कही, या तो आप मुझे सहयोग देंगी या फिर मैं घर पर रहकर आपकी हर बात मान लूंगी। ड्राइंग रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। साक्षी के नौकरी छोड़ने वाले शब्द अब भी हवा में तैर रहे थे। शारदा देवी का चेहरा पीला पड़ चुका था। घर के खर्चों, लोन और ईएमआई का डर साफ छलक रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पायल ने अचानक बात काट दी। माँ, पायल बोली, कल तो मेरे घर किटी पार्टी है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। मैंने तो अपनी सारी सहेलियां भाभी के दम पर ही बुला ली हैं। वो बेपरवाही से बोली, अगर भाभी नहीं आएंगी तो वहां खाना कौन बनाएगा, सजावट कौन देखेगा? आप जानती हैं ना मेरी सहेलियां कितनी नखरीली हैं। पायल की बात सुनकर साक्षी का दिल बैठ गया। तो यही था उसका इस्तेमाल। शारदा देवी एक पल के लिए चुप हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। बहू की नौकरी का डर और बेटी की जिद दोनों सामने खड़े थे। लेकिन इस बार रोहित चुप रहने वाला नहीं था। रोहित ने पायल की तरफ देखते हुए कड़े स्वर में कहा, पायल, जरा होश में बात करो। पायल चौंक गई। भैया, मैं तो बस क्या? रोहित ने बीच में ही रोक दिया। अपनी किटी पार्टी के लिए तुमने साक्षी को नौकर समझ लिया है क्या? और मम्मी, आप भी पायल का ही साथ देती हो? रोहित की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा गहरा गया। अपना इंतजाम खुद करो, रोहित ने साफ कहा। वो तुम्हारी सहेलियां हैं, तुम्हारी पार्टी है। साक्षी न तुम्हारी रसोइया है न आयोजक। पायल का चेहरा उतर गया। लेकिन भाभी तो पहले चुप थीं, रोहित बोला। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा चुप रहेंगी। शारदा देवी अब भी चुप थीं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। महेश प्रसाद ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, हर बार बहू पर ही बोझ डालना ठीक नहीं है। पायल को पहली बार लगा कि जमीन उसकी नीचे से खिसक रही है। वो बिना कुछ बोले सोफे से उठकर एक तरफ बैठ गईं। साक्षी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। आज किसी ने उसकी तरफ से आवाज उठाई थी। शारदा देवी ने आखिरकार गला साफ किया। अरे बहू, उनकी आवाज पहले से काफी नरम थी। तुम ऑफिस से छुट्टी मत लेना, किटी पार्टी का इंतजाम पायल खुद कर लेगी। साक्षी ने सीधी नजर से उन्हें देखा। माँ जी, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी नौकरी और मेरी थकान दोनों की इज्जत हो। शारदा देवी ने सिर हिला दिया। हाँ, शायद मुझसे ही गलती हो गई। उस पल साक्षी को एहसास हुआ, जब इंसान अपनी कीमत समझा देता है तो सामने वाले को झुकना ही पड़ता है। रात का खाना बाहर से मंगवा लिया गया था और उस दिन बिना किसी ताने के साक्षी सोने चली गई। लेकिन मन के किसी कोने में सतर्कता बनी रही। सुबह जब वो ऑफिस के लिए जल्दी में उठी और रसोई की ओर बढ़ी तो उसे देखकर वो ठिठक गईं। शारदा देवी पहले से रसोई में थी। गैस पर कढ़ाई चढ़ी थी, टेबल पर गरम चाय, पोहा, नाश्ता सजा हुआ था और एक तरफ उसका लंच बॉक्स भी पैक करके रखा था। शारदा देवी ने बिना आदेश वाले स्वर में कहा, चाय ठंडी हो जाएगी बहू, पहले नाश्ता कर लो। और ये तुम्हारा लंच है। आज देर हो सकती है तो बाहर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साक्षी कुछ पल के लिए अवाक रह गई। ये वही घर था जहां कल तक उसे भूखा छोड़ दिया गया था। उसने चुपचाप चाय की चुस्की ली, नाश्ता किया और लंच बॉक्स उठाते हुए मन ही मन सोचा कि ये बदलाव शायद डर की वजह से है, मगर फिर भी इतना तो तय था कि उसकी मेहनत आज दिखी है। ऑफिस में दिन हमेशा की तरह थकाने वाला रहा। मीटिंग्स और काम का दबाव था, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सा सुकून था कि घर में उसके लिए सोचकर कुछ रखा गया है। शाम को जब वो देर से लौटी तो बिना किसी शिकायत के उसे खाना गर्म करके दिया गया। महेश प्रसाद ने बस इतना कहा कि थक जाती होगी बहू, और साक्षी समझ गई कि ये वक्त उसकी परीक्षा का है। अगर वो अब भी अपनी बात पर डटी रही तो ये नरमी आदत बन सकती है, वरना सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा।
कुछ दिनों तक घर का माहौल बदला बदला रहा। शारदा देवी सुबह साक्षी के लिए चाय, नाश्ता और लंच तैयार रखती थीं और शाम को देर हो जाने पर भी कोई ताना नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे वही पुरानी आदतें सिर उठाने लगीं। एक शाम साक्षी ऑफिस से लौटी तो देखा कि रसोई में बर्तन ज्यों के त्यों पड़े थे और शारदा देवी ने रूखे स्वर में कहा कि आज सिर में दर्द है, तुम ही जल्दी से खाना बना लो। साक्षी ने बिना विरोध किए खाना बना दिया, लेकिन अब आए दिन ऐसा ही होता रहा। अगर साक्षी टाइम से आ जाती थी तो वो खाना बना ही लेती थी, लेकिन जिस दिन भी वो देर से आती, सास कोई ना कोई बहाना बना देती कि आज मेरे सिर में दर्द है, आज पैर में दर्द है, आज मेरा मन नहीं था। ऐसी बातें करके वो साक्षी से कहती कि खाना तुम ही बना लो। साक्षी खाना बना तो देती, मगर उसके भीतर कहीं ये चुभ गया कि दर्द हमेशा तभी क्यों होता है जब वो देर से आती है, क्योंकि जब वो जल्दी घर आती है तब तो सास आराम से बैठी हुई मिलती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अब कुछ दिन से सुबह भी ऐसा ही होने लगा। चाय नाश्ता देती तो जरूर, पर हर बार ताना मार देती कि रोज रोज मुझे बनाना पड़ता है, या अब तो रोज देर से आने की आदत पड़ गई है, वगैरह वगैरह। और इन कुछ दिनों में साक्षी समझ गई कि बदलाव अभी स्थायी नहीं हुआ है। ऑफिस में उस दिन उसकी एक जरूरी मीटिंग थी, पर जब वो तैयार होकर निकली तो सासू माँ ने बहाना बना दिया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने चाय नाश्ता नहीं बनाया। देर होने की वजह से वो बिना नाश्ता किए और बिना लंच लिए ही चली गई। मगर घर से निकलते समय मन भारी था। उसे लग रहा था कि अगर वो फिर चुप रही तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। शाम को लौटकर उसने देखा कि सब घर में बैठकर चाय पी रहे थे, मगर किसी ने पूछा तक नहीं कि उसने कुछ खाया या नहीं, या वो चाय पीना चाहती है या नहीं। तब उसे साफ महसूस हुआ कि ये नरमी सिर्फ तब तक थी जब तक उन्हें नौकरी छोड़ने का डर दिख रहा था। रात को कमरे में बैठी साक्षी खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती रहीं और मन ही मन तय करने लगी कि अब उन्हें हर छोटी बात पर भी अपनी सीमा तय करनी होगी, क्योंकि अगर वो फिर पीछे हटी तो ये घर फिर से उनकी चुप्पी का फायदा उठाने लगेगा। उस रात बहुत देर तक साक्षी को नींद नहीं आई और सुबह उठते ही उसने मन में एक साफ फैसला कर लिया कि अब वो इशारों में नहीं, साफ शब्दों में अपनी बात रखेगी। नाश्ते की मेज पर चाय रखते हुए जब शारदा देवी ने फिर से हल्के से कहा कि आज शाम जल्दी आ जाना, बहुत काम पड़ा है, तो साक्षी ने पहली बार बिना घबराए जवाब दिया कि माँ जी, ऑफिस में काम रहेगा तो देर हो सकती है, मैं पहले ही बता रही हूँ ताकि बाद में किसी को शिकायत ना हो। शारदा देवी एक पल के लिए चुप हो गई, शायद उन्हें सीधे जवाब की आदत नहीं थी। साक्षी ने बात आगे बढ़ाते हुए शांत लेकिन स्पष्ट लहजे में कहा कि वो घर के काम से भाग नहीं रही है, मगर रोज ऑफिस और घर दोनों की पूरी जिम्मेदारी अकेले निभाना उसकी बस की बात नहीं है, और अगर कभी वो थकी हो या देर से आए तो उसके खाने पीने की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। ये कहते हुए उसका स्वर न ऊंचा था न कटु, फिर भी कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। महेश प्रसाद ने अखबार से नजर उठाकर बस इतना कहा कि बहू ठीक कह रही है, और यही समर्थन साक्षी के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। शारदा देवी ने बिना कुछ कहे चाय का कप उठाया, मगर उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्हें समझ आ गया है कि अब ये बहू पहले जैसी नहीं रही। और उसी पल साक्षी को पहली बार लगा कि उसने घर में अपनी एक अदृश्य लेकिन मजबूत रेखा खींच दी है, जिसे पार करना अब इतना आसान नहीं होगा। शाम ढलते ढलते घर का माहौल अजीब सा बोझिल हो गया था, जैसे सब कुछ सामान्य दिख रहा हो लेकिन भीतर ही भीतर कुछ टूट रहा हो। शारदा देवी ने रसोई में सब्जी काटते हुए अचानक साक्षी पर तंज कस दिया कि आजकल की बहुएं तो बस अपनी नौकरी और थकान का रोना जानती हैं, हमारे जमाने में तो घर परिवार ही सब कुछ होता था। साक्षी ने पहले तो चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन जब ये बात 2-3 बार दोहराई गई तो उसने धीरे से कहा कि हर जमाने की अपनी मजबूरियां होती हैं और आज की औरत घर के साथ बाहर की जिम्मेदारी भी उठाती है। शारदा देवी को ये जवाब नागवार गुजरा और उन्होंने आवाज ऊंची करते हुए कहा कि अगर बहू ही घर को बोझ समझने लगे तो ऐसे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। साक्षी की आंखें भर आईं, मगर इस बार उसने आंसू पोंछ लिए और शांत स्वर में बोली कि इज्जत तब रहती है जब हर रिश्ते में बराबरी और सम्मान हो, सिर्फ सहन करने से नहीं।
उसी पल रमेश ने बीच में आकर कहा कि माँ, साक्षी ने कोई गलत बात नहीं कही और घर की इज्जत दबाव से नहीं समझ से बचती है। शारदा देवी एकदम चुप हो गईं, जैसे पहली बार उन्हें एहसास हुआ हो कि उनका हर शब्द अब बिना सवाल के स्वीकार नहीं किया जाएगा, और साक्षी के दिल में ये भरोसा गहराने लगा कि अकेले लड़ने का दौर अब खत्म हो रहा है। उस रात खाने की मेज पर अजीब सी शांति थी। न कोई ताना था, न कोई आदेश, बस एक ठहराव जो बहुत कुछ कह रहा था। शारदा देवी में चुपचाप साक्षी की थाली में सब्जी रख दी और बिना आंख मिलाए बस इतना कहा कि थक गई होगी, आराम कर लेना। और यही छोटे से शब्द साक्षी के लिए किसी माफी से कम नहीं थे। साक्षी समझ गई कि लड़ाई जीतने का मतलब सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि खुद की जगह बनाना होता है, और उसने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रमेश ने साक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था, जैसे कह रहा हो कि सही समय पर लिया गया फैसला पूरे घर को नई दिशा दे सकता है। उस घर में उस दिन कोई रिश्ता टूटा नहीं, बस रिश्तों की परिभाषा बदल गई। जहां बहू अब चुपचाप सहने वाली नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी सीमा तय करने वाली औरत बन चुकी थी। अब आप हमें बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियाँ। साथ ही ये भी बताइए, क्या साक्षी का फैसला सही था? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये भी बताइए कि आप कौन से शहर से ये कहानी देख रहे हैं। आपकी एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।